हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चारकॉफ इक्विवेलेंसी रूल के बारे में। ये जो रूल है वो 1940 में दिया गया था और ये रूल दिया था दिस रूल गिवन बाय इरविन चारकॉफ। 1940 के अंदर ये रूल जो है वो एग्जैक्ट डीएनए की स्ट्रक्चर तो नहीं बता पाया था, बट स्टिल उसने फिर भी बहुत अच्छा इंडिकेशन दिया था कि डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि डीएनए जो है वो सिमेट्रिकल होता है, उसकी दोनों स्ट्रैंड। तो ये जो रूल है, इस रूल के अंदर जो चारकॉफ थे, इरविन चारकॉफ, इन्होंने क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया था डीएनए, डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए लिए थे इन्होंने अलग अलग स्पीसीज़ के। और अगर हम देखें कि ये किस तरीके से किया, तो उन्होंने एक मॉलिक्यूल लिया डबल स्ट्रैंड डीएनए का, अलग अलग स्पीसीज़ पे उन्होंने ये टेक्निक यूज़ की और उनको हाइड्रोलाइसिस किया। जब हाइड्रोलाइसिस किया तो उनको डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स लाइक ATGC मिले और इनके बेसिस पे उन्होंने कुछ इक्विवेलेंसी रूल सेट किया। उन्होंने बोला कि जितना परसेंट एडेनिन का था डीएनए के अंदर, उतना ही परसेंट थाइमिन का देखने को मिला, और सिमिलरली जितने परसेंट ग्वानिन है उतना ही परसेंट साइटोसिन का देखने को मिलता है। यानी कि जो चारकॉफ रूल है वो इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा था कि अगर हम डीएनए को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड, जितने न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्यूरिन्स हैं उतने ही पैरामिडिन्स का नंबर हमें देखने को मिलेगा, वो हमें 1 के फॉर्म में मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी। अनडाउटेडली इस डिस्कवरी से जो चारकॉफ थे वो डीएनए के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर को बताने में तो फेल हुए थे, यानी कि ही फेल्ड टू मेक ए कनेक्शन टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, बट उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि इंडिकेटेड दैट डीएनए जो है वो सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो एक्चुअली जो उनके ऑब्जर्वेशन थे इस जो डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल लिए, उन्होंने डिफरेंट स्पीसीज़ के क्वांटिटेटिवली एनालिसिस किया था डीएनए मॉलिक्यूल्स का, और हर एक स्पीसीज़ के डीएनए मॉलिक्यूल को जब उन्होंने हाइड्रोलाइज किया तो उनको यही रेशो देखने को मिला कि जितने प्यूरिन है उतने ही पिरामिडिन का नंबर उनको देखने को मिला। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी इरविन की, वो ये थी कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जो चारकॉफ का इक्विवेलेंसी रूल था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने प्यूरिन्स होते हैं उतने ही क्या होंगे, यानी कि प्यूरिन जो है वो इक्वल है किसके, टू ऑल दी पायरिमिडीन। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका जो प्रेडिक्शन था कि जितने प्यूरिन्स रहते हैं, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल को जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो प्यूरिन और पिरामिडिन का जो नंबर आएगा वो हमेशा इक्विवेलेंट आएगा। ये उनका जो फर्स्ट रूल था या फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। तो हम बोल सकते हैं कि A+G का जो अमाउंट रहेगा वो हमेशा T+C के इक्विवेलेंसी में होगा। ठीक है, तो एक्चुअली जो चारकॉफ थे उन्होंने केमिकल कंपोनेंट पे वर्क किया था, यानी कि इन्होंने वर्क किया था केमिकल कंपोनेंट ऑफ डीएनए, और वहीं से उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशन निकाली, और इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने जो कैलकुलेट किया वो AG/TC का जो रेशो आता है वो हमें 1 के फॉर्म में देखने को मिलेगा। यानी कि जितना परसेंट A होगा उतना ही T होगा, और सेम जितना C होगा उतना ही G हमें देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगर हम इनको डिफाइन करें तो कुछ इस तरीके से थे कि चारकॉफ्स
ने काफ़ी सारा ऑब्जर्वेशन किया था अलग अलग वेराइटी ऑफ डीएनएस पे ऑन द बेसिस ऑफ एंड अदर कंटेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, तो उनकी जो ये ऑब्जर्वेशन थी और जो जनरलाइजेशन उन्होंने प्रेडिक्ट किया, इन सब को मिला के एक नाम दिया गया और उसको कहा गया चारगॉव्स रूल्स। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए कि ये रूल क्या था, तो इसका जो फर्स्ट रूल था वो तो यही था कि जो प्यूरिन रहते हैं वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट में होंगे, पायरिमिडिन के, यानी कि ए जी हमेशा किसकी इक्विवेलेंट रहेगा, टी और सी के। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जो सेकंड रूल हमारे सामने आया वो ये था कि जो मोलर अमाउंट होता है ऑफ प्यूरिन का, मोलर अमाउंट ऑफ प्यूरिन यानी कि एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल है टू दी मोलर अमाउंट ऑफ पायरिमिडीन। ठीक है, पायरिमिडीन यानी कि थायमिन के। ठीक है, तो इस तरीके से और सिमिलरली ही हमें क्या देखने को मिलेगा, जो जी होगा ग्वानिन होगा वो साइटोसिन के होगा। और जो थर्ड रोल हमारे सामने आता है वो ये था कि जो शुगर डीऑक्सी राइबोज एंड जो फॉस्फेट रहता है एक डीएनए के अंदर, वो हमेशा एक इक्विमोलर प्रॉपर्टी में ही प्रेजेंट होता है, इक्विमोलर प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रोपोर्शन के अंदर होता है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो रूल थे वो एक इंडिविजुअल डीएनए के रिस्पेक्ट में थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो चारगॉफ के रूल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे ही अप्लाई हो सकते थे। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो चारगॉफ के रूल्स थे, यानी कि दिस रूल इज only applicable for double standard DNA, या फिर डबल स्टैंडर्ड हम बात कर सकते हैं आरएनए पे। सिर्फ ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड आरएनए पे ही ये रूल अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि किस तरीके से अप्लाई में रहेंगे, तो अगर हम डबल स्टैंडर्ड डीएनए की बात करें और या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए की बात करें और इसके रिस्पेक्ट में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का भी कंपैरिजन करके देखें, तो हमें कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। अगर डबल स्टैंडर्ड में ए प्लस जी इज इक्वल टू हमेशा रहेगा टी प्लस सी के, सेम आरएनए में ये रेशियो चेंज हो जाएगा क्योंकि ए प्लस जी किसके इक्वलेंसी में रहेगा, यू प्लस सी में, क्योंकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल रिप्लेस हो जाता है। जबकि अगर सिंगल स्टैंड डीएनए आरएनए की बात चल रही है तो इनका कभी भी इक्वलेंसी नहीं देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, वहीं अगर हम और क्लैरिफाई करें तो यहाँ पे ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी का जो रेशियो रहेगा वो हमेशा 1 आएगा। यहाँ पे भी ए प्लस जी अपॉन यू प्लस सी का भी रेशियो 1 आएगा। जबकि हम यहाँ देखेंगे तो जो ए है वो अनइक्वल रहेगा यू के, और सेम जी जो है वो अनइक्वल रहेगा सी के। कुछ इस तरह के हमें प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसके अंदर हम ये भी प्रोपोर्शन बोल सकते हैं कि ए अपॉन टी इज इक्वल टू 1 है एंड जी अपॉन सी भी 1 है। तो सेम यही रेशियो ए अपॉन यू 1 रहेगा, जबकि जी अपॉन सी भी 1 रहेगा। तो इस तरीके से हम ओवरऑल कैलकुलेट करें
अकॉर्डिंग टू डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन होंगे और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, नंबर में। और सेम यही इक्विवेलेंसी हमें चेंज तो मिलेगी यूरेसिल के रिस्पेक्ट में, बट आरएनए के अंदर भी सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगी। तो इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि इस रूल के ऊपर, जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपके सामने मैं रखती हूँ कि जैसे कि आपको कोई डीएनए सैंपल दे दिया गया है, इन गिवन डीएनए सैंपल में जो एडेनिन है उसका रेशियो आपको दिया गया है, एडेनिन का जो अमाउंट है वो 20% मिला है, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड आउट दी परसेंटेज ऑफ ग्वानिन। ग्वानिन का जो परसेंटेज है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो ऐसे केस में हमें अभी अभी जस्ट क्लियर है कि जितना ए होगा उतना ही टी होगा, तो मतलब एडेनिन कितना है 20%, तो डेफिनेटली यहाँ पे थायमिन भी कितना आएगा 20%, ठीक है। तो अब जो बाकी का रेशो बचा है वो आउट ऑफ 100 हम कैलकुलेट करेंगे, तो जी प्लस सी कितना बचेगा 60%, तो डेफिनेटली जी कितना होगा 30% और सी भी कितना होगा 30%। इस तरीके से हम ये जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी आपको इस तरीके से मिल सकता है, जैसे कि एक और सैंपल आपको दिया गया है, इन ए सैंपल ऑफ डीएनए 10% जो एडेनिन है इज प्रेजेंट एंड आपसे टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं आउट दी प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ पायरेमिडिन की, आपको कंप्लीट पायरेमिडिन की यहाँ पे परसेंटेज जो है फाइंड आउट करने को बोल सकते हैं। तो ऐसे केस में हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जब हमें एडेनिन का रेशो पता है वो है 10%, तो डेफिनेटली थायमिन भी क्या होगा 10%, तो 20% तो हमारे पास ये रेशो आ चुका है। उसके बाद हमारे पास देखेंगे कि ग्वानिन कितना बचेगा, टोटल 80% में 40% ग्वानिन होगा और 40% ही हमें साइटोसिन देखने को मिलेगा। और हम जानते हैं कि पायरिमिडीन जो है वो क्या होते हैं, पायरिमिडीन हमारे पास है ए प्लस जी, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे ए कितना है 10% और जी कितना है 40%, तो एग्जैक्टली हमारे पास जो पायरिमिडीन आएगा वो आंसर आ जाएगा 50%। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपको दिखाया जा रहा है, वो भी आपके चारगॉफ रूल से ही रिलेटेड है कि एक और सैंपल हमारे सामने है न्यूक्लिक एसिड का जिसके अंदर कंटेनिंग एडेनिन है 10%, ठीक है, और थायमिन है 30%, साइटोसिन दिया है 20% और ग्वानिन जो है वो दिया है 40%। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड, फाइंड आउट द नेचर ऑफ दिस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम चारगॉफ रूल को अप्लाई करेंगे। सिंप्लीफाई अगर हम देखें एडेनिन कितना है 10%, चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग थायमिन भी क्या होना चाहिए था 10%, लेकिन ये 30% आ रहा है, तो इसका मतलब ई जो है अनइक्वल है टी के, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे साइटोसिन जो है वो 20% है और चारगॉफ रूल के अकॉर्डिंग ग्वानिन भी कितना आना चाहिए था 20% आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 40% दिया है, दैट मीन यहाँ पे जी जो है वो अनइक्वल है सी के। तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो चारगॉफ रूल को फॉलो नहीं करता, दैट मीन ये जो डीएनए सैंपल है जो न्यूक्लिक एसिड है वो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है,
इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा एक और क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि कभी कभी सारे के सारे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि दी GC कंटेंट आपको बताया गया है ऑफ ए DNA मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है, और वो दिया गया है आपको 60%। तो what are the percentage of the 4 bases, यानी कि G का क्या है, C का क्या है, T का क्या है और A की क्या क्या परसेंटेज है। तो अब ऐसे केस के अंदर हम जो आंसर निकालेंगे वो चारगॉफ रूल की बेसिस पे ही रहेगा। जब हमें बता दिया गया G और प्लस C का जो है वो 60% यहाँ पे दिया गया है, दैट मीन इसका मतलब क्या हो गया, G कितना है 30% और C भी कितना है 30%। तो बाकी A और T कितना बचा हमारे पास 40%, ठीक है। तो इस बेस पे A कितना है 20% और थायमिन भी कितना है 20%। तो इस तरीके से बाकी के सारे जो न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजन बेसिस के अंदर हम देखेंगे परसेंटेज, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये ऐसे काफ़ी सारे चारगॉफ रूल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा चारगॉफ रूल ने ये बातें बताई, इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट रूल, जो हम 3 रूल इसके डिस्कशन कर चुके हैं और जो 4th रूल इनका था वो था बेस रेशो पे। तो चारगॉफ का जो 4th रूल था वो था बेस रेशो। चारगॉफ के अकॉर्डिंग जो बेस रेशो रहता है वो स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करता है, वैरी करता है। यानी कि चारगॉफ रूल का जो 4th रूल था नेचर का जो उसने बता पाया, यानी कि चारगॉफ रूल जो था वो नेचर ऑफ DNA के अंदर देखा जाए तो उन्होंने बोला कि जो बेस रेशो 80 है वो हमेशा ना क्लोजली यूनिट रहेगा GC की। तो इसको हम किस तरीके से बताएंगे कि अकॉर्डिंग टू चारगॉफ रूल स्टेट दैट इज नेचुरल जो DNAs होते हैं द बेस रेशो उनकी के बारे में बात करें 80 जो होता है इज ऑलवेज क्लोज टू यूनिट एंड द GC रेशो जो है also to always close to unit indicated that A always पेयर करेगा with T एंड G जो है वो हमेशा पेयर करेगा CC, ठीक है। तो इस तरीके से A और T हमेशा आपस में पेयर करेंगे और G और C आपस में पेयर करेंगे। इसीलिए चारगॉफ रूल से ये भी प्रेडिक्ट हुआ कि जो बेस पेयर रहते हैं हमेशा क्या रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, क्योंकि A T के साथ और G C के साथ पेयर करते हैं। इसीलिए therefore are complementary बेस पेयर्स जो है वो देखने को मिले। तो चारगॉफ के जो रूल्स थे ना वो एग्जैक्ट DNA की स्ट्रक्चर को बताने में तो डेफिनेटली फेल हुए थे, बट वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लीड्स दे रहे थे जो डबल हेलिक्स मॉडल की को समझने के लिए या उसको बनाने के लिए। तो इस तरीके से, और अगर हम देखें तो बेस रेशो को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि जो बेस रेशो रहेगा वो हमेशा A हमेशा पेयर करेगा T के साथ और G हमेशा पेयर करेगा C के साथ। तो ये हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा फॉर A
गिवन स्पीसीज। इसका मतलब जो बेस रेशो होता है वो सीधी सी बात स्पीसीज स्पेसिफिक होगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि बेस रेशो कभी भी चेंज नहीं होता, इट डजंट चेंज विद एज और टिश्यू के साथ कभी भी ये चेंज नहीं होता, और ये रेशो हमेशा कांस्टेंट रहता है एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ये बेस रेशो जो रहता है वो हमेशा क्या करेगा, कैलकुलेट करके बताएगा हमें कि ए और टी का अमाउंट और जी और सी का अमाउंट जो है डीएनए में कितना है। तो इसके बेसिस पे, बेस रेशो के बेसिस पे ही हम जो है दो टाइप के डीएनए हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट टाइप हमें देखने को मिलेगा, एक ऐसा डीएनए जिसके अंदर ए और टी का जो अमाउंट है वो जी और सी से क्या है, ज़्यादा है, और इस टाइप का जो डीएनए कहलाएगा वो कहलाएगा एटी टाइप डीएनए, ठीक है। ये जो एटी टाइप डीएनए है वो जो है इसके अंदर बेस रेशो जो है वो 80 टाइप के अंदर ज़्यादा है, मोर देन 1 है। तो हम बोल सकते हैं कि इस टाइप के डीएनए में 80 टाइप्स डीएनए के अंदर बेस रेशो की अगर हम बात करें, बेस रेशो ऑफ 80 टाइप्स ऑफ डीएनए इज मोर देन 1 रहेगा, ठीक है। दैट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ डीएनए। और ऐसा 80 टाइप डीएनए का एग्जाम्पल हमारे सामने रहता है, वो है यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए जो होता है वो बेसिकली 80 रिच होता है, ठीक है। और जो सेकंड टाइप ऑफ डीएनए आएगा वो रहता है आपका जीसी रिच या जीसी टाइप डीएनए। तो ऐसे डीएनए में क्या होगा, यहाँ पे जो जीसी का अमाउंट है वो ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिव टू एटी के, ठीक है। तो ऐसे डीएनए को हम किस नाम से जानते हैं, जीसी टाइप डीएनए। और इस जीसी टाइप डीएनए के अंदर अगर हम अमाउंट की बात करें बेस रेशो की, तो बेस रेशियो ऑफ जीसी टाइप डीएनए के अंदर इज जो रहेगा लेस देन 1 रहेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हमें देखने को मिलेगा वो मिलेगा प्रोकैरियोटिक डीएनए के अंदर। तो हम देखेंगे कि जो प्रोकैरियोटिक डीएनए है वो रहता है बेसिकली जीसी टाइप, और यूकैरियोटिक डीएनए रहता है वो है 80। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रेडिक्शन आती है कि जितने ज़्यादा नंबर में, मोर द नंबर ऑफ जीसी, डीएनए में जितना ज़्यादा डीएनए का रेशियो जीसी का नंबर होता है, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी यहाँ पे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें पता है जी और सी आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होंगे, सो जो ये डीएनए होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तभी तो अगर आप देखो प्रोकैरियोट्स के अंदर जीसी टाइप डीएनए होता है और ये ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए प्रोकैरियोट्स के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो वर्स टू वर्स कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। और जीसी जो है इसका मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जीसी डीएनए जो है इज मोर स्टेबल देन 80 डीएनए, ठीक है, इससे ज़्यादा वो स्टेबल होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 3 टाइप के डीएनए दे दिए जाएं, ए, बी और सी, तो हमें प्रोडिक्ट करना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो जैसे कि सीक्वेंस दी हुई है
ए टी सी टी टी ए टी सी टी, ठीक है। और तो इस तरीके से, और एक डीएनए की सीक्वेंस दी हुई है ए टी सी जी सी ए टी टी, और यहाँ पे देखें जी सी सी जी ए टी सी जी। तो अगर हम यहाँ पे काउंटिंग करें तो बेसिकली जितना ज़्यादा जी सी होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो अगर हम जी और सी को कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहाँ पे 1 और ये 2, तो मतलब यहाँ पे जी सी का जो नंबर आ रहा है वो 2 ही आ रहा है। इसके बाद में अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हमारे पास जी सी का नंबर जो 5 आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और यहाँ पे जो जी सी का नंबर आ रहा है वो 10। तो मतलब जितना ज़्यादा जी सी का अमाउंट होगा वो उतना ही स्टेबल होगा। तो इसका मतलब इनमें से कौन सा डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, तो ये सी जो डीएनए है वो ज़्यादा मोर स्टेबल डीएनए है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डीएनए की स्टेबिलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम चारगॉफ रूल और बेस रेशो को एक साथ कैलकुलेट करें तो क्या रहता है कि जो चारगॉफ रूल जो होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में अपोजिट हो जाएगा, बट बेस रेशो दोनों में ही सेम रहेगा। मतलब क्या हुआ इस बात का कि मान लीजिए डीएनए की 2 स्टैंड है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम और एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो अगर हम यहाँ पे देखें ए जी जी सी और टी ये स्टैंड है, तो डबल बॉन्ड टी के साथ हमें ट्रिपल बॉन्ड सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड जी और डबल बॉन्ड ए, इस तरीके से हमारे पास डीएनए स्टैंड है। अगर हम चारगॉफ रूल की बात करें तो चारगॉफ रूल में अगर हम देखेंगे चारगॉफ्स के अंदर ए प्लस जी अपॉन टी प्लस सी, तो इस स्टैंड के रिस्पेक्ट में अगर चारगॉफ रूल को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रेशो आएगा 3:2 रहेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो 1 2 3 तो हमारे पास ए और जी है, और 1 और 2 हमारे पास टी और सी है। जबकि इस स्टैंड के रिस्पेक्ट में अगर चारगॉफ रूल देखोगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ए प्लस जी और टी प्लस सी, तो ये 2:3 हो जाएगा। कैसे, टी और सी कितने हैं, 1 2 3, और तो ये 3 हो गए, और 1 और 2 ये 2 हो गए। तो चारगॉफ रूल जो है वो दोनों स्टैंड के लिए वेरी कर रहा है, लेकिन बेस रेशो अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो दोनों स्टैंड के लिए हमेशा सेम आएगा। बेस रेशियो होता है 80 अपॉन GC। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि 80 देखोगे 1 और 2, और GC देखोगे तो 1 2 और 3, और सेम एज इट इज़ हमें बेस रेशियो यहाँ पे भी एज इट इज़ मिलेगा। तो अगर आप देखोगे बेस रेशियो तो 80 अपॉन GC, तो यहाँ पे भी अगर 80 को कैलकुलेट करोगे 1 और 2 तो मतलब 2, ठीक है, और 1 2 और 3 3, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बेस रेशियो हमेशा दोनों स्टैंड के लिए सेम रहता है, बट चारगॉफ रूल जो है दोनों स्टैंड के लिए अपोजिट हो जाता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें समझना होता है, यानी कि जो चारगॉफ्स रेशियो है वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा, ठीक है, बट बेस रेशियो जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो दोनों स्टैंड में सेम रहेगा। तो इस तरीके से चारगॉफ रूल और बेस रेशियो को हम प्रेडिक्ट करते हैं। रही बात है यहाँ पे स्टेबिलिटी की, तो एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे कि जो जितना स्टेबल होता है उसके बेसिस पे डीएनए की डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन की प्रोबेबिलिटी भी चेक की जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट भी
यहाँ पे डिपेंड करता है जीसी रेशो पे। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें ऑफ डीएनए, ये डिपेंड्स करता है ऑन जीसी कंटेंट्स पर। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा जीसी होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही हायर होगा, तभी तो प्रोकैरियोट बहुत वर्स्ट एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, लाइक 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी। ठीक है, जैसे कि आर्कीबैक्टीरियाज थे। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जीसी होगा उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो उतना ही ज़्यादा रहेगा। तो मतलब टी एम इज इक्वल टू रिप्रेजेंट करेगा टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके बेसिस पे कैलकुलेट करें तो हमारे सामने आएगा टी एम ऑफ प्रोकैरियोटिक डीएनए का ज़्यादा होता है कंपैरेटिव टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट यूकैरियोट के कंपैरेटिव। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हम मेल्टिंग पॉइंट की बेसिस पे भी हम डीएनए में जीसी कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। इसके साथ साथ ही हमारे साथ जब मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है तो डीएनए जब मेल्ट होता है तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं इन हायर डिग्री टेम्परेचर। तो वहाँ पे दो टर्म्स और भी आती हैं, एक आता है डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए और एक टर्म आती है रीनेचुरेशन। ठीक है, तो ये भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि क्या मतलब होता है। कि देखो कि अगर एक नॉर्मल डीएनए मॉलिक्यूल को अगर हम हाई टेम्परेचर डिग्री, यानी कि अगर बात चल रही है हाई डिग्री टेम्परेचर तो मतलब मोर देन 80, ठीक है, जहाँ पे हम आर्कीबैक्टीरिया की प्रेजेंस प्रिडिक्ट करते हैं कि वो इतने हाई टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं। तो अगर हम हाई डिग्री टेम्परेचर पे प्लेस करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर लाइक 80 डिग्री टू 90 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या होगा, जो दोनों स्ट्रैंड होती है डीएनए की ऑफ डीएनए विल सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो जाएगी, वो अलग हो जाएगी। रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों स्टैंड में यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेकिंग हो जाएगी किसकी, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दोनों स्टैंड जो जुड़ी हुई हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इट इज कोल्ड डीएनए डीनेचुरेशन। ठीक है, इसको हम डीएनए का डीनेचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और जस्ट अपोजिट इसका क्या कहलाएगा, रीनेचुरेशन, यानी कि वापस से इस डीनेचुरेटेड डीएनए को हम कूलिंग टेम्परेचर देते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड एट अ normal temperature, then both strand of DNA वापस से क्या हो जाएंगी, अटैच्ड हो जाएंगी। एंड दिस फिनोमिना या इस प्रोसेस को या रिकॉइल हो जाएंगी एक दूसरे के साथ, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड रीनेचुरेशन। ठीक है, ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इसको हम एज अ डायग्राम देखें तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जैसे कि ये एक नेटिव डबल हेलिक्स मॉडल है डीएनए का। एक हेलिक्स स्ट्रक्चर हमारे सामने है, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे तो इस तरीके से दोनों स्ट्रैंड जो है अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ज़्यादा हीट दोगे तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये जो फिनोमिना है वो कहलाता है डीनेचुरेशन। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसको कूलिंग इफेक्ट देंगे तो आप देखोगे दोनों स्ट्रैंड आपस में रीफॉर्म होकर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को वापस से फॉर्म कर लेगी। इसको हम बोलते हैं रीनेचुरेशन फिनोमिना। तो ये भी जो रहता है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है डीएनए की, डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन क्या है। तो
इस तरीके से चारगॉफ जो इक्विवेलेंसी रूल था जो कि चारगॉफ ने दिया था, इसके अकॉर्डिंग डीएनए के काफ़ी हद तक क्लोज पहुंच गए थे उसके स्ट्रक्चर के, उसके हेलिकल स्ट्रक्चर के, बट एग्जैक्टली स्ट्रक्चर देने में वो फेल हो गए थे। उन्होंने बस इतना प्रिडिक्ट करके बता दिया कि जो डीएनए है उसके अंदर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिमेट्रिकल है, प्यूरिन पिरामिडिन इक्विवेलेंट है, और उनके अंदर ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ अटैच होता है। तो इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें जो थी वो सॉल्व हो पा रही थी, बट डबल हेलिक्स मॉडल की तरफ ये बहुत बड़ा लीड था। सो स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीट हुआ चारगॉफ रूल्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।